नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, सीतापुर में आकाश आनंद ने एक बयान किया। मंच पर वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, भाषण दे रहे थे। भीड़ खूब ज्यादा थी और रवानगी में बहुत ज्यादा बोल गए। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और अलग अलग धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कहीं से जायज नहीं बताए जा सकते। क्या कुछ कहा आकाश आनंद ने, एक बार जरा सुन लेते हैं। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। तो सुना दोस्तों आपने, आकाश आनंद पूरे जोश के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी पर आपत्तिजनक बयान जारी कर दिया। उसके बाद जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उनके बयान को लेकर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जिनको डर लग रहा है वो एफआईआर करा रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए चंद्रकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं। चंद्रकांत, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रकांत, अब इस बयान को कैसे देखा जाए, आकाश आनंद के इस बयान को? और अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है। देश ने देखा है कई बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने चुनाव के समय मंच पर बयान दिया, आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद उनको आगे झेलना भी पड़ा। तो अब इसको और आकाश आनंद के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में जुबान फिसलना, राजनीति में जिसको आप कह सकते हैं कि कोई विवादित बयान दे देना, कई बार ये भावावेश में होता है। जब आप भाषण के आवेश में होते हैं तो होता है, और कई बार ये बयान जानबूझकर भी दिए जाते हैं। दोनों के पीछे अंतर है, दोनों की परिस्थितियां बेहद अलग होती हैं। आकाश आनंद ने जो बयान दिया है, इसको ये कहा जाए कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ये जुबान फिसल गई, कहना नहीं चाहते थे कह दिया, ऐसा नहीं है। जाहिर तौर पर अभी आपने उनका बयान हमको सुनवाया और दर्शकों ने भी सुना। साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि आकाश आनंद ने बेहद सधे हुए अंदाज में ये बात कही है, यानी इस बात को वो कहना चाहते थे। लग रहा है लिख कर लाए थे और उसको पढ़ रहे थे। बिल्कुल। और आकाश आनंद तो अपने साथ एक टैबलेट लेकर चलते हैं, एक टैब उनकी सामने रहता है जिस पर वो चीज़ों को लिखते हैं, अपने सामने डेटा रखते हैं। और उन्होंने सिर्फ ये बयान तो लोगों की नज़र में आ गया, बीच में कई बयान उन्होंने ऐसे दिए जो लोगों के जहन से निकल गए। लेकिन आकाश आनंद अटैकिंग मोड पर हैं। और सोशल मीडिया पर आप देखिए तो एक्स पर इस समय आकाश आनंद ट्रेंड कर रहे हैं जब से उनके ऊपर एफआईआर हुई है। देखिए, लोकतंत्र में अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और हारना ये राजनीति के पहलू हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नेता हो, किसी भी दल का नेता हो, भाषाई मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए, एक बयान की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा, 10 बार वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन राजपूत समाज उनसे नाराज है। आकाश आनंद ने किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भाजपा को लेकर ये विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद से बीजेपी भी हमलावर है और लंबी कई आईपीसी की कई धाराएं हैं जिसमें आकाश आनंद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब देखिए, अब ये मामला बनता है चुनाव आयोग की तरफ से। पहला मामला है उनके ऊपर। बिल्कुल पहला मामला। देखिए, पहली बार वो पब्लिक की रैलियों में इस तरीके से अटैकिंग तौर पे उतरे हैं, तो अब इस तरीके के मामले तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि चुनाव आयोग की पैनी नज़र है हर नेता के बयान पर, आपको और हमको याद है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आकाश आनंद के इस मसले पर चुनाव आयोग नज़र रखे और चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। अब चुनाव आयोग इनको नसीहत देकर छोड़ देता है या इन पर कोई ऐसा एक्शन लेता है जो बसपा के प्रचार को प्रभावित करेगा। हो सकता है चुनाव आयोग इन पर एक हफ्ते के लिए
बैन लगा दे किसी भी तरीके के बयान देने पर, किसी भी तरीके की रैली करने पर। दूसरा, आकाश आनंद ने एक गलती और की। जिस दिन गाजियाबाद में वोटिंग हो रही थी, मुझे अभी जहन में आई ये बात, हाँ। गाजियाबाद में वोटिंग हो रही थी तो आकाश आनंद अपना वोट कास्ट करके बाहर आए और उन्होंने लोगों से कहा कि वोट जरूर करिए, और आचार संहिता है इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दीजिए। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। नोएडा, शायद नोएडा में वो दे रहे थे वोट। हाँ, और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ये भी बयान है। अब जब एक मामला जाएगा तो आपके पुराने महीने भर के सारे बयान खंगाले जाएंगे कि आपने क्या क्या कहा है। तो मुझे लगता है कि ये आकाश आनंद की मुश्किलों को बढ़ाने वाला हो सकता है। आकाश आनंद पर हो सकता है पूरे चुनाव के लिए बैन लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वो काफी गंभीर है। हम लोग मैंने भी अपने इंट्रो में और बातचीत में हम लोग उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं कि भाई वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, देश में लोकतंत्र है अनुज जी, हर सियासी दल का सम्मान है। कोई निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसका भी सम्मान है, ये लोकतंत्र है। और इस तरीके की भाषा किसी के भी खिलाफ, किसी पार्टी छोड़िए, किसी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आप दल कोई भी हो, आप हमला बोलिए। हमला बोलने के और तरीके हैं, आप तर्कों के साथ मुद्दों पर बात, बिल्कुल मुद्दों पर बात करिए। लेकिन ये आकाश आनंद, मुझे ऐसा लगता है कि आकाश आनंद या तो ये सोची समझी रणनीति है। मैं आपसे यही बात करने जा रहा था चंद्रकांत, कि क्या ये, जैसे अब सही बात है कि भाई कोई वो तो नहीं है कि पब्लिसिटी स्टंट हो या फिर हेडलाइंस में आने की यहाँ पर बात हो, क्योंकि भाई फोकस में आएंगे तभी उनकी तरफ ध्यान जाएगा। तो ये उसका हिस्सा तो नहीं हो सकता है क्या? देखिए, राजनीति में होता क्या है कि आप पर कार्रवाई होगी, आकाश आनंद पर कार्रवाई होगी तो बसपा इसको इस तरीके से पेश करना चाहेगी कि दलित समाज के नेता पर कार्रवाई हुई, अपने दलित वोटर्स के बीच में जाएगी। और उत्तर प्रदेश में 20-22% के आसपास दलित वोटर्स हैं, तो उनको ये मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए, आकाश आनंद तो आपके हित की बात उठा रहे थे और उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, आकाश आनंद के मैं कई भाषणों को सुन रहा हूँ। आकाश आनंद ने नो डाउट बड़े मतलब कि सलीके से और तरीके से मुद्दों को उठाया है। मतलब कि जो उन्होंने बीजेपी को घेरा है वो आंकड़ों के साथ घेरा है। और तमाम, जैसे उनका एक बयान बहुत ज़्यादा इन दिनों सुर्खियों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी हमको साल में 12,000 का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगा देती है। तो इसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा हुई। गुजराती मॉडल को उन्होंने घेरा, उसकी बड़ी चर्चा हुई। लेकिन जब होता क्या है कि जब आपके भाषणों की ज़्यादा चर्चा होने लगती है तो आपको लगता है कि हम कुछ भी बोल देंगे तो उसकी चर्चा होगी। ऐसा नहीं है। भाषाई मर्यादा हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में बेहद ज़रूरी है। आप हम जो काम कर रहे हैं या तमाम जो लोग पब्लिक लाइफ में है, उन सभी को बड़ा बेहद संतुलित रहना पड़ता है, संतुलन के साथ अपनी बात रखनी पड़ती है। लेकिन राजनीति में संतुलन की उम्मीद करना थोड़ा सा बेमानी हो जाता है अनुज जी। और मुझे लगता है अनुज जी की आकाश आनंद जी की भी उम्र जो है राजनीति में, एक तरीके से वो सीख रहे हैं राजनीति को। हड़बड़ी में या प्लानिंग के तहत जो भी उनकी या उनके जो कैंपेन प्लानर्स हैं उन्होंने उनको ऐसा सजेस्ट किया करने को दिया कि चुनाव में कई चीज़ें फैक्टर होती, चुनाव में भाषणों को वायरल भी कराया जाता है, ट्रोल भी कराया जाता है तमाम। अब तो सोशल मीडिया पर आप मानिए 45 to 50% इलेक्शन सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। बाकी चुनाव सड़क पर है। अब गलियों में आपको नारेबाजी नहीं सुनाई देती है। नहीं, देखिए, चुनाव काफी बदल गया है। आकाश आनंद की बात कर रहे तो एक पढ़े लिखे सदे हुए नेता की तरह आगे बढ़ रहे थे। जो बात कर रहे थे वो लग रहा था कि हाँ, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मन से अपनी बात रख रहा है। बिल्कुल। मायावती बहुत चुन चुन कर प्रत्याशी उतार रही हैं। आजमगढ़ में देखिए उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। उससे पहले आप देखिए अब तमाम जगहों पर उन्होंने बहुत ही चुन चुन कर प्रत्याशी उतारे कि किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, उनका प्रत्याशी कैसे जीतेगा। अभी तक बीएसपी की तरफ से सब कुछ एकदम सही जा रहा था, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। अभी तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी को अगर आप देखेंगे तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मायावती ने जो फैसले लिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी गठबंधन में नहीं गई। ना वो एनडीए में गई, ना वो इंडिया में गई, ना वो पीडीएम में गई, ना वो पीडीए में गई, ना उन्होंने किसी को अपने साथ लिया। पहला ये फैसला चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए एक बड़ा दिल चाहिए, रिस्क है। वो मायावती जिनको 2014 में 0 सीटें मिली हो, सही बात। वो मायावती जिनको 2022 में 1 विधायक मिला हो, मायावती ने रिस्क लिया। दूसरा, मायावती ने जो प्रत्याशी उतारे, पहले चरण के प्रत्याशी देखिए, दूसरे चरण के देखिए और तमाम अब जो प्रत्याशी उतारते जा रही हैं, मायावती ने चौंकाया है। चाहे आप अमरोहा देखिए, चाहे आप जौनपुर देखिए, चाहे आप रायबरेली देखिए, चाहे आप अमेठी देखिए और अब चाहे आप आजमगढ़ देखिए, आप उन्नाव देख लीजिए, तमाम सीटें देख लीजिए, मायावती ने चौंकाया है। मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि मायावती कानपुर में ब्राह्मण देंगी, अकबरपुर में ठाकुर देंगी। मायावती ने उसको उल्टा कर दिया, कानपुर में ठाकुर दे दिया और अकबरपुर में ब्राह्मण दे दिया। तो ये भी एक सोची समझी रणनीति है। कन्नौज में उन्होंने मुस्लिम उतार दिया। बिल्कुल। तो यानी मायावती ने घेराबंदी तो बहुत ठीक की है। और मायावती देखिए, मायावती उत्तर प्रदेश की नहीं देश की मंझी हुई नेता है। वो राजनीति को उन्होंने जमीन से देखा है, संघर्ष किया है मायावती ने। मायावती और मुलायम सिंह के संघर्ष पर इस देश में कोई डाउट नहीं कर सकता। बिल्कुल। उन्होंने जमीन की राजनीति की है। लालू प्रसाद यादव
इन लोगों ने जमीन की राजनीति की है। आकाश आनंद हो या अखिलेश यादव हो, इन लोगों को चीजें पक्की पकाई मिली हैं राजनीति में। ये लोग आए, एक बना बनाया संगठन है, प्लेटफॉर्म है, उसी उलट आप देखें चंद्रशेखर ने अपने संगठन को खड़ा किया है। तो ये राजनीति में कुछ देखिए अंतर है अनुज जी, इनको समझना पड़ेगा। और दूसरा, आकाश आनंद जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव आयोग जो है वो उन पर कार्रवाई जरूर करेगा और आकाश आनंद को आगे के लिए, भविष्य के लिए बेहद संतुलित हो जाने की और बेहद सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये राजनीति है। अच्छा, जब मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने बयान दिया और उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो शायद कुछ और बोलें, लेकिन उन्होंने कहा कि जिनको डर लग रहा था वो एफआईआर करा रहे हैं। बिल्कुल, नरमी कहीं दिख नहीं रही है। आपको हो सकता है आपके मन में ख्याल आया हो कि एफआईआर हुई है तो आकाश आनंद माफी मांग सकते हैं, अपने बयान पर खेद जता सकते हैं, या फिर बात को घुमाकर घुमा सकते हैं, या जो नेता के स्टाइल होता है कि अगर किसी को कष्ट पहुंचाओ तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। एक लाइन राजनीति में बड़ी पॉपुलर है। आपको ऐसा लगा होगा, मुझे भी यही ख्याल था कि शायद आकाश आनंद माफी मांग सकते हैं और मामले को यही रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन जो आकाश आनंद की स्टाइल है, उनका कहना कि जो लोग डरे हुए हों मुकदमे करा रहे हैं हमारे ऊपर, ये भी मैसेज देता है उनके समाज को कि हमारा नेता तो मजबूत है, हमारा नेता डरता नहीं है, बड़ा एग्रेसिव हो, क्या हमारा नेता तो कद्दावर हो गया, हमारा नेता तो लड़ जाएगा हमारे लिए, जो अपने एफआईआर पे नहीं डर रहा है वो हमारे लिए तो लड़ भिड़ जाएगा। ये एक जो नैरेटिव से, मुझे लगता है जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी वो बीएसपी की प्लानिंग का हिस्सा अनुज जी हो सकता है। ये फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं है कहीं? हो सकता है। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने आपके साथ कई चर्चाओं में शायद कहा है कि आप 24 मत देखिए, आकाश आनंद और मायावती को जोड़कर आप 27 देखिए। ये राजनीति में कुछ चीजें, आज की कोशिशें 5 साल बाद असर देती हैं। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो उसके पीछे वर्षों की मेहनत थी उनकी, जो उन्होंने किया, उसी को गुजरात मॉडल और नरेंद्र मोदी का चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा। वरना अगर आप नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा दीजिए तो 14 में बीजेपी के पास चेहरा नहीं था। क्या करती उस समय बीजेपी? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी की ये पूरी प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग उनकी बड़े पैमाने पर होती है। बाकी दलों में अभी उतनी नहीं है। एक वक्त में कांग्रेस में थी, लेकिन आज कांग्रेस जो है वो संगठन के स्तर पर काफी कमजोर होती जा रही है। फिलहाल ये चुनाव है, लेकिन मुझे लगता है कि आकाश आनंद को आने वाले वक्त में संतुलित होने की जरूरत है। ठीक है, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आकाश आनंद को। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, और जैसा कि चंद्रकांत कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई स्टैंड लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। भारत एक सोच देख रहे थे आप, देखते रहिए। नमस्कार।